गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं वो बीए पार्ट फर्स्ट और बीए फाइनल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्राकार प्रवाह। इसको हम, क्योंकि आय को हम मुद्रा में मापते हैं, मुद्रा का चक्रीय प्रवाह भी बोलते हैं, और इसको हम आर्थिक क्रियाओं का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है, यदि हम सामान्य भाषा में बात करें, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रोड्यूसर फर्म होती हैं और कंज्यूमर हाउस होल्ड या घरेलू क्षेत्र होता है। उनके बीच में इनकम का फ्लो, वस्तुओं का फ्लो, यदि हम बार्टर सिस्टम में बात करें जिसमें वस्तु विनिमय पद्धति होती है कि किस प्रकार से एक क्षेत्र की इनकम दूसरे क्षेत्र में फ्लो होती है, दूसरे क्षेत्र से साधन एक से सेक्टर में जाते हैं, अर्थात किस प्रकार से, जैसे कि हम बात कर रहे थे फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर में, कि वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह फर्म से वस्तुओं उसकी हाउस होल्ड की तरफ होता है और साधनों का प्रवाह हाउस होल्ड से फर्म की ओर होता है। इनकम जनरेट होती है हाउस होल्ड सेक्टर में या घरेलू क्षेत्र में। जो इनकम जनरेट होती है, जो साधन स्वामी हैं उनको इनकम प्राप्त होती है और वह उस इनकम को जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उसमें उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं पर वह करते हैं। इस प्रकार से जो फ्लो चलता रहता है उसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स हैं, या ये कह सकते हैं कि हम जो अध्ययन करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का, वो किस प्रकार से कितने सेक्टर्स में हम बांट सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इनको। हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र, फर्म है, उत्पादक क्षेत्र, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पूंजी क्षेत्र, गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र। यदि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वह 4 सेक्टर इकोनॉमी होगी, हाउस होल्ड, फार्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। यदि हम ओपन इकोनॉमी की बात करें जिसमें हम विदेशी व्यापार को सम्मिलित कर लेते हैं, तो शेष विश्व के जितने भी देश हैं, यदि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत और जो शेष विश्व के देश हैं उनको हम फॉरेन सेक्टर के रूप में कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसे हम 5 सेक्टर्स में बांट लेते हैं। इनको हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर में समस्त व्यक्ति व परिवार, अर्थात ये कह सकते हैं समस्त उपभोक्ता आते हैं, जो वस्तुओं व सेवाओं की डिमांड करते हैं, अपनी जो नीड्स होती हैं, अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वह उत्पत्ति के साधनों का स्वामी भी होता है। उत्पत्ति के साधन भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी इंटरप्रीन्योर जो हैं वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं, जो उत्पत्ति के और समस्त साधनों को एकीकरण करके उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करते हैं, आय की जनरेट करते हैं, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इंटरप्रीन्योर वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। तो इसमें हम यदि हम देखें, 2 विशेष रूप से फंक्शन होते हैं। पहले तो जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उनकी सप्लाई हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा की जाती है और समस्त हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र एक कंज्यूमर के रूप में कार्य करता है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर हुआ। सेकंड है फर्म। इन्हें हम व्यावसायिक फर्में भी बोलते हैं। उत्पादक वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग में एकाकी हो सकते हैं, साझेदारी भी फर्म हो सकती हैं, निगम हो सकते हैं, निगम के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। और साथ ही साथ
जो घरेलू क्षेत्र है वहाँ से उत्पत्ति के साधनों को ये प्राप्त करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न करते हैं, और उन जो घरेलू क्षेत्र की इनकम है वो फर्म सेक्टर के द्वारा ही जनरेट होती है, और ये अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण करते हैं, उसके लिए मार्केट में उसको बेचते हैं, और जो हाउस होल्ड है या जितने भी कंज्यूमर हैं वो इस उत्पादक को खरीदते हैं, जिसके कारण फर्म की इनकम जनरेट होती है। अर्थात हाउस होल्ड से इनकम फर्म को जाती है, और फर्म से साधन स्वामियों के भुगतान के लिए जो फर्म पे करती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी उपभोक्ताओं की तरह से बहुत सारे जो फर्म हैं उनसे वस्तुएं व सेवाओं को खरीदती है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी साधनों को भी खरीदती है, और खर्च भी करती है, जैसे कि आय के रूप में जो है वो टैक्स है, जितने भी घरेलू क्षेत्र पे भी टैक्स लगाती है, इसी प्रकार से जो फर्म है उन पर भी टैक्स लगाती है। साथ ही साथ व्यय के रूप में वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय करती है, जो फर्म है उस सेक्टर से वस्तुएं व सेवाएं खरीदती हैं, और घरेलू क्षेत्र के सामाजिक कल्याण के लिए गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल सामाजिक कल्याण की अवधारणा को बहुत महत्व है, सरकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में बहुत बढ़ गया है। इस प्रकार से जो सरकारी कल्याण की योजनाएं हैं, रक्षा प्रतिरक्षा है, कानून है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, रेलवे है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स है, बेरोजगारी भत्ता हुआ, पेंशन हुआ, इन पर सरकार व्यय करती है। तो ये सरकार की व्यय और आय के वो हैं मद हैं। इनको हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से एक क्षेत्र में इनकम जनरेट होकर या सरकारी क्षेत्र में इनकम जनरेट होकर किस प्रकार से विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनमें जाती है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। इसमें बैंक आते हैं, बैंक सरकारी बैंक भी हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। इसमें जो सेविंग्स ये कलेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग कलेक्ट करते हैं, जितने भी उपभोग वर्ग हैं, क्योंकि वो समस्त अपनी आय को उपभोग पर व्यय नहीं करते हैं, उपभोक्ता वस्तु पर व्यय नहीं करते हैं। तो जो सेविंग्स होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको एकत्र करते हैं, और उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म को उपलब्ध कराते हैं। अर्थात निवेश की पूर्ति और मांग के अनुसार जो है ये कार्य करते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, इसमें कुछ रिसाव होते हैं, लीकेज होते हैं, उसके बारे में हम बाद की स्लाइड में बात करेंगे। अभी तो केवल हम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का प्रमुख कार्य बचतों को एकत्र करना है, और उन एकत्र बचतों को इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्ति के रूप में जो उत्पादक वर्ग है उसको देते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। निवेश के जिसके द्वारा निवेश होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और फर्दर उत्पादन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा फॉरेन सेक्टर, जिसकी हम बात कर रहे थे। यदि इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो इसमें इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, वो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स होते हैं, आयात व निर्यात। जैसे कि हम भारत और शेष विश्व की बात करें, फॉरेन सेक्टर की बात करें, तो भारत बहुत सारे इंपोर्ट करता है और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करता है। तो वो किन किन देशों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, कितने अंतर होता है, उसको हम लेते हैं फॉरेन सेक्टर में। इसी प्रकार से कैपिटल का भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। विदेशी कैपिटल बहुत सारी इंडिया में आती है, और बहुत सारी इंडियन कैपिटल पूंजीगत वस्तुओं का जो हम निर्यात करते हैं वो विदेशों को भी करते हैं। तो ये हमारे 5 सेक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं मॉडल्स या कौन कौन सी इकोनॉमी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली है 2 सेक्टर इकोनॉमी, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी और 5 सेक्टर इकोनॉमी। ये किस प्रकार से सेक्टरों में डिवाइड होगा ये आगे की स्लाइड में शायद और स्पष्ट हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, पहली बात करते हैं हम 2 सेक्टर इकोनॉमी या 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में पहले हम बिल्कुल जो शुरुआती चीज़ है उसकी बात करते हैं। सपोज अर्थव्यवस्था में बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय पद्धति है, तो क्या होगा, वस्तु विनिमय पद्धति में 2 सेक्टर हैं हमारे। एक सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र, दूसरा है फर्म उत्पादक क्षेत्र।
उत्पादक क्षेत्र जो उत्पादन कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर है, वो हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पत्ति के साधनों की मांग करेगा, जिससे हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम जनरेट होगी, आय की प्राप्ति होगी। उस उत्पत्ति के साधनों से फर्म उत्पादन करेगी, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करेगी, जो हाउस होल्ड की मांग होगी अपने उपभोग या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इस प्रकार से फर्म की इनकम जनरेट होगी और उस इनकम को पुनः उत्पत्ति के साधनों के क्रय के लिए व्यय कर दिया जाएगा, या उन्हीं वस्तुओं का जो विनिमय होता रहेगा। यदि हम मनी इकोनॉमी की बात करें, जिसमें जो कि अधिकांश अब मनी में हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय हो जाता है। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म की बात करें तो फर्म उत्पत्ति के साधनों की डिमांड करते हैं, जिसके स्वामी हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पत्ति के साधन चाहे वो आपके श्रम हो, पूंजी हो, भूमि हो या एंटरप्रेन्योर हो, और इनके रूप में इनको जो मिलता है वो आपका लाभ है, लगान है, ब्याज है, ये प्राप्त होता है। अर्थात इनकम का फ्लो फर्म से हाउस होल्ड की होता है। अब हाउस होल्ड के पास जो इनकम जनरेट हुई वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वस्तु खरीदेगा जो कि फर्म बना रही। अर्थात इनकम पुनः हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की ओर चली जाएंगी। फर्म जो है फिर वस्तुओं की उत्पादन करने के लिए साधनों की डिमांड करेगा, और इस प्रकार से आय टू सेक्टर मॉडल में एक सेक्टर से फर्म से घरेलू क्षेत्र की ओर, घरेलू क्षेत्र से फर्म की ओर चलती रहेगी। इसको हम डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये कंज्यूमर है या घरेलू क्षेत्र है, ये प्रोड्यूसर है या फर्म है। आप देखें, आप इसमें रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबके जो उत्पत्ति के साधन हैं वो प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं। ये तीर के निशान से, लाल तीर के निशान से स्पष्ट है। ये उत्पत्ति के साधन यहाँ जाते हैं। इन उत्पत्ति के साधन से इनकम चाहे वेज के रूप में हो, लगान के रूप में हो, प्रॉफिट के रूप में हो, इंटरेस्ट के रूप में हो, वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त होती हैं। इस प्रोड्यूसर उत्पत्ति करते हैं वस्तुओं व सेवाओं की, जो गुड और सर्विसेज का उत्पादन हुआ वह प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर की तरफ जाता है, और कंज्यूमर जो है उस कंजप्शन स्पेंडिंग या जो उपभोग पर खर्चा है वो प्रोड्यूसर को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये इनकी इनकम हो जाती है। इस इनकम को वो फिर इनकम सोर्स करता है। इस प्रकार से इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक सर्कुलर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं, क्योंकि प्रवाह मुद्रा में है, इसलिए हम इसको मुद्रा का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में हम 3 सेक्टर लेते हैं, 3 वो लेते हैं। थ्री सेक्टर मॉडल में हम गवर्नमेंट को इसमें जोड़ लेते हैं। गवर्नमेंट को जोड़ते हैं तो गवर्नमेंट अपनी आय प्राप्त करती है। आय प्राप्ति के लिए वह जो दोनों साधन है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फर्म पर टैक्स लगाती है। विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। उस टैक्स को जो इनकम होती है उसको सरकार व्यय करती है। बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदती है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी खरीदती है, और बहुत सारी, जैसे कि बताया था, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उन पर व्यय करती है। शिक्षा है, चिकित्सा है, कानून है, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, प्रतिरक्षा है, रक्षा है, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, सब्सिडीज हैं, उन पर व्यय करती है, जिससे जो इनकम सरकार को प्राप्त होती है वह पुनः देश में या इकोनॉमी में चली जाती है। इस प्रकार से वो फ्लो चलता रहता है। इसको हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये पहले 2 वही डायग्राम है, कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर और ये फर्म। यहाँ तक डायग्राम पहले वाला ही है। अब यदि हम बात करें, ये आप देखें, ये हमने गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर ले लिया है। गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स के रूप में कंज्यूमर जितने भी हैं उन पर बहुत सारे कर देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेज हों या इनडायरेक्ट टैक्सेज हों, वह हाउस होल्ड सेक्टर से
सरकार की ओर आते हैं। इसी प्रकार से जो फर्म है उनसे भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, चाहे निगम कर है, उत्पादन कर है, एक्साइज ड्यूटी हैं, अभी जीएसटी शुरू हो गया है, वह गवर्नमेंट सेक्टर की ओर फ्लो होता है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हो जाती है वह इनकम बहुत सारी वस्तुएं व सेवाएं जो प्रोड्यूसर हैं इनसे क्रय करती है सरकार, इनको पेमेंट करती है। और बहुत सारी सामाजिक कल्याण की योजनाएं जैसे कि हमने बात किया है, और ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ होता है। सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, रेलवे है, शिक्षा है, चिकित्सा है, कानून है, प्रत्यक्षा प्रतिरक्षा है, सब पर व्यय करती है। इस प्रकार से जो फ्लो है वो सरकार से हाउस होल्ड की ओर इन सेवाओं के द्वारा, और टैक्स के रूप में हाउस होल्ड से सरकार की ओर, इसी प्रकार से प्रोड्यूसर से सरकार की ओर और सरकार से प्रोड्यूसर की ओर चलता रहता है। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को जोड़ लेते हैं तो इस प्रकार से आय का सर्कुलर फ्लो होता है। नेक्स्ट है फोर सेक्टर मॉडल। इसमें हम फोर सेक्टर के रूप में यदि पूंजी बाजार को जोड़ लें, अब चार सेक्टर हो गए हमारे। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म या प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, पूंजी बाजार। पहले के तीन सेक्टर उसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। पूंजी बाजार जोड़ने से सिर्फ इतना वो है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर को या जो फर्म है उनको जो इनकम जनरेट होती है, ये मान लिया जाता है, जितने भी पहले तीन सेक्टर हमने पढ़े थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, कि वो सब की सब उपभोग वस्तुओं पर व्यय कर दी जाती है। यदि जितनी इनकम जनरेट हुई वह उपभोग वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाएगी तो क्या होगा? सेविंग्स। उन सेविंग्स को कलेक्ट करेंगी फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर का जो आगमन होता है वो ये होता है कि जो आय और उपभोग के बीच अंतर है अर्थात बचत है, उसको ये कलेक्ट करती हैं और उसको प्रोड्यूसर क्षेत्र को या फर्म सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है, बहुत सारी पूंजीगत वस्तुओं में, पूंजी कैपिटल फॉर्मेशन में जो डिमांड करता है उसको दे देती हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स के रूप में। इस प्रकार हम देखते हैं, इसको यदि हम जोड़ लें, ये हमारे फोर सेक्टर इकोनॉमी है। ये हाउस होल्ड सेक्टर है सेम पहले की तरह, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है या फर्म है बिल्कुल पहले की तरह वही। हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की ओर उत्पत्ति के साधन इनकम वेज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, रेंट के रूप में ये हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त होगी। गुड सर्विस की डिमांड हाउस होल्ड के द्वारा की जाएगी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड से आय का प्रवाह फर्म की ओर होगा। सरकार जो है वो टैक्सेशन और स्पेंडिंग सामाजिक सेवा पर व्यय करेगी। यहाँ पर आता है सेविंग्स। सेविंग्स के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर से जितनी भी सेविंग्स है घरेलू क्षेत्र की, वो सब फाइनेंशियल सेक्टर में इकट्ठी हो जाएंगी और वो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के रूप में फर्म में इन्वेस्ट हो जाएंगे। कुछ फर्म भी बचत करती हैं, अवितरित निगम लाभ होते हैं, अवितरित लाभ होते हैं, कुछ फंड बनाते हैं, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में होते हैं। उनका भी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें हम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर मिलते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात है, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था की बात है जिसमें विदेशी व्यापार अनुपस्थित पाया जाता है। यदि हम विदेशी व्यापार को भी जोड़ लें, विदेशों को भी जोड़ लें, तो हमारे ये आ जाएगा फाइव सेक्टर मॉडल। इसमें पांचवा सेक्टर गवर्नमेंट, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसको हम कहते हैं, या अन्य जितना भी विश्व के देश हैं उसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था में होता है। शेष विश्व क्षेत्र बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी होती है। इसमें शेष विश्व के साथ एक देश के आयात निर्यात किए जाते हैं, चाहे वो वस्तुओं व सेवाओं के हों या पूंजीगत वस्तुओं के हों। इसकी डायग्राम के रूप में हम ये देख सकते हैं। ये पहला जो आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी यहाँ तक है। लास्ट में जो ये ओवरसीज सेक्टर है, यदि ओवरसीज से हाउस होल्ड इम्पोर्ट करता है, फर्म भी इम्पोर्ट करती है, सरकार भी इंपोर्ट करती है, जो कि बहुत सारे रक्षा प्रतिरक्षा के साधन हैं वो सरकार इंपोर्ट करती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम, यदि हम इंडिया की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते। तो बहुत सारी इंपोर्ट तीनों ही क्षेत्रों में होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, फर्म हो। फर्म बहुत सारी मशीनरी का आयात करती हैं, पूंजी का आयात करती हैं, या जो इंजीनियर्स हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी सेवाओं को आयात करती है, उनको पेमेंट करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करते हैं
जैसे कि हमारे यहाँ से कुछ साधनों का निर्यात होता है, जैसे कि हमारे इंजीनियर्स बाहर जा सकते हैं, उनकी सेवाओं के बदले में पुरस्कार इंडिया को मिलेगा। इसी प्रकार से जो फार्म सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, उससे भी वस्तुओं व सेवाओं का एक्सपोर्ट होता है, उसको इनकम जनरेट होती है। तो इस प्रकार से पांचवा क्षेत्र ओवरसीज सेक्टर या विश्व के अन्य देशों को हम जोड़ने पर या शेष विश्व को जोड़ने पर इस प्रकार से हमारा 5 सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है। और आय का या मुद्रा का प्रवाह जो है वो इस प्रकार से चलता रहता है। आयात इंपोर्ट पेमेंट्स के रूप में, जो इंपोर्ट है उसका पेमेंट्स हमें ओवरसीज फैक्टर्स को या शेष विश्व को करना पड़ता है, और जो निर्यात है उसका शेष विश्व से हमारे देश में जो है वो इनकम इनफ्लो होता है, आती है, इनकम आती है। तो ये आपका 5 सेक्टर इकोनॉमी हो गई है। अब इसमें कुछ जो हम पहले बात कर रहे थे, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज को हिंदी में रिसाव बोलते हैं, और इंजेक्शन हम इसको अंतःक्षेपण या अंतर प्रभाव बोलते हैं। यदि मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो हम बात कर सकते हैं कि जो आय जनरेट हुई वह यदि इकोनॉमी में पुनः चलती रहे, उसका प्रभाव बना रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब होती है कि जब जो इनकम जनरेट हुई वह इकोनॉमी से प्रवाह से हट गई, उसे हम लीकेज कहते हैं। अर्थात समस्त आय यदि उपभोग पर व्यय नहीं की गई तो सेविंग्स एक तरह के रिसाव हो गए, लीकेज हो गए। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट विभिन्न टैक्स लगाती है वह आय जनरेट जो हुई वो उपभोग वस्तु पर व्यय नहीं, उसका वो एक रिसाव हो गया, लीकेज हो गए। इसी प्रकार से इंपोर्ट्स, हम इंडिया के रूप में यदि बात करें, भारत में जो बहुत सारे इंपोर्ट्स होते हैं, हम इंपोर्ट्स करते हैं, उसका हमें पेमेंट विदेशों को करना पड़ता है, शेष विश्व को करना पड़ता है। तो हमारी जो इनकम हुई थी वह विदेशों में चली गई, वह पुनः अपने देश में नहीं आएगी। तो ये सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स ये लीकेज हैं, अर्थात ये रिसाव हैं जो आय प्रवाह में से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ इंजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट। यदि हम निवेश करते हैं, नई पूंजी निर्माण होता है जिससे और अधिक उत्पादन होता है, तो इनकम जनरेट हुई, अंतर फ्लो बढ़ा इनकम का। इसी प्रकार से सरकारी व्यय, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं सरकार उन पर व्यय करती है। सरकार जो हमारा फर्म है उससे भी बहुत सारी वस्तुएं व सेवाएं खरीदती है। इसी प्रकार से सरकार ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में जो बेरोजगारी भत्ता है, जो छात्रवृत्तियां हैं, जो पेंशन्स हैं, उनसे इनफ्लो बढ़ता है। इनकम का जो फ्लो है या मुद्रा का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें वृद्धि होती है, तो इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट्स, यदि हम वस्तुओं व सेवाओं को विदेशों में भेजते हैं और वहाँ से इनकम हमारे देश में आती है, तो क्या होता है, आय का अंत्य प्रवाह बढ़ जाएगा, मुद्रा का चक्रीय प्रवाह बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ लीकेज होते हैं और कुछ इंजेक्शन होते हैं, अर्थात कुछ रिसाव और कुछ अंतःक्षेपण या अंतर प्रवाह होते हैं। तो लीकेज और इंजेक्शन के रूप में लीकेज सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। इसी प्रकार से इंजेक्शन के रूप में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी व्यय, सरकारी खर्च होता है, और एक्सपोर्ट्स। इसकी यदि हम और थोड़ी सी बात करें, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इंजेक्शन है, इधर जो ले रखे हैं इन्वेस्टमेंट है, सरकारी खर्चा है, सरकारी व्यय है, और एक्सपोर्ट इनकम। और ये इधर सेविंग्स, टैक्सेशन और इंपोर्ट पेमेंट, ये लीकेज है जिसकी हम बात कर चुके हैं। इनसे आय का प्रवाह घटता है लीकेज से, और जो इंजेक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्च, स्पेंडिंग या एक्सपोर्ट इनकम, इनसे आय का प्रवाह बढ़ता है, आय के प्रवाह में वृद्धि होती है। तो ये लीकेज और इंजेक्शन की बात हुई। इसमें यदि हम समूल रूप से बात करें, यदि लीकेज अधिक है तो आय प्रवाह घट जाएगा, और इंजेक्शन अधिक है तो आय प्रवाह बढ़ जाएगा। और यदि दोनों समान है, लीकेज इक्वल टू इंजेक्शन दोनों बराबर हैं, तो एक साम्य की स्थिति होगी आय प्रवाह में। ये वही बात जो हम कर रहे हैं, जो लीकेज, जो विड्रॉ होता है, इनकम जो है वो निकल जाती है, और ये इनकम फ्लो को कम कर देते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है जो फ्लो में इनकम आती है, उससे जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, आपका इन्वेस्टमेंट है, या आपकी एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसकी इनकम है, इससे फ्लो ऑफ इनकम में वृद्धि हो जाती है।
ये जो स्टेट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, यदि सेविंग, टैक्स और इम्पोर्ट्स बराबर हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट, अर्थात कुल लीकेज, कुल रिसाव, कुल इंजेक्शन अंतर प्रवाह के बराबर हैं, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा। वो बिल्कुल उसी प्रकार से आय का प्रवाह चलता रहेगा। और यदि बराबर नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है, यदि सेविंग, टैक्स, इम्पोर्ट्स अधिक है, जो रिसाव अधिक हैं अंतक्षेपण के या अंत प्रवाह से रिसाव अधिक हैं या इंजेक्शन से अधिक हैं, तो क्या होगा, आय का प्रवाह कम हो जाएगा या मुद्रा का चक्रीय प्रवाह कम हो जाएगा। हाँ, जिससे आर्थिक वृद्धि जो है वो हमारी उस पर रोक लगेगी, आर्थिक विकास पे रोक लगेगा। और यदि जो हमारे इंजेक्शंस हैं वो अधिक हैं, अर्थात हमारे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स अधिक हैं सेविंग, टैक्सेस और इम्पोर्ट से, तो क्या होगा, आय का या मुद्रा का चक्रीय प्रभाव बढ़ जाएगा और फलस्वरूप जो हमारी आर्थिक वृद्धि की दर है या आर्थिक विकास की दर है उसमें तेजी हो जाएगी। ये कुछ सिग्निफिकेंसीज हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि मुद्रा का चक्रीय प्रवाह का क्या सिग्निफिकेंस है। पहले तो है कि एक तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में इनसे बहुत सहायता मिलती है। हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं तो उसमें मुद्रा प्रवाह का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। और यदि बात करें जैसे कि आय, खर्च और व्यय, जब हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम की तो हमने देखा था कि GNP इज इक्वल टू GNE, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बराबर है, इनकम बराबर है और प्रोडक्शन बराबर है। इस तरह से चक्रीय प्रवाह के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली जो है उसका स्पष्ट चित्र प्रस्तुत होता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है अर्थात नहीं कर रही है, उसमें लीकेज तो अधिक नहीं है। आर्थिक नीति बनाने में सहायक होती है कि आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन किया जाए, विनियोग किए जाएं, व्यय किए जाएं, निर्यात आयात की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें जो क्षेत्र होते हैं विभिन्न, उनकी इंटरडिपेंडेंस, उनकी एक दूसरे पर निर्भरता का पता चलता है कि हम पता चलता है कि जो कंजम्पशन क्षेत्र है, प्रोडक्शन क्षेत्र में आपस में कितनी निर्भरता है या पूंजीगत क्षेत्र पर कितनी निर्भरता है, किसको उठाने की ज़रूरत है। मौद्रिक नीति का महत्व हो जाता है इसमें। इसी प्रकार राजकोषीय नीति का महत्व हमें आय के चक्रीय प्रवाह के द्वारा पता पड़ता है। और अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए कि अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, मुद्रा के प्रवाह को सहज गति से चलना रहना आवश्यक है। जैसे कि हमने बात की, मुद्रा प्रवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, मुद्रा प्रवाह में बढ़ोतरी हो तो आर्थिक विकास की दर बढ़ जाती है। हमें असंतुलन और समस्याएं क्या हैं, लीकेज और इंजेक्शन की जैसे हम बात कर रहे थे, उससे हमें पता चल जाता है, उनको दूर करने के उपाय खोजे जाते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था निर्बाध गति से विकास की ओर अग्रसर होती रहे। इसी प्रकार से हम बात करें आय रोजगार का सिद्धांत किन्स ने इसी आधार पर कि किस प्रकार से आय जनरेट होती है, किस प्रकार से व्यय होता है, किस प्रकार आय और व्यय में संतुलन होता है, फ्लो के द्वारा जो किन्स ने अपना रोजगार सिद्धांत स्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि हम आजकल सभी ओपन इकोनॉमी है, तो किस प्रकार से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की स्थिति है, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं या हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, अर्थात हमारे लीकेज ज़्यादा है या हमारे इंजेक्शन ज़्यादा हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति बनाने में भी ये सहायक होती है। इंजेक्शन लीकेज जैसे हम बात कर रहे थे, इस प्रकार से यदि हम मतलब राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह बहुत ही यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप ये आय का प्रवाह या आय का चक्रीय प्रवाह समझ गए होंगे। मैं थोड़ी सी बात इसके अलावा जो करता हूँ, आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कोरोना के बढ़ते हुए काल में या महामारी के काल में आप सब सुरक्षित रहें, घर पर पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करते रहें। कोरोना को हराना है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ रहें, एक कॉन्फिडेंस रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें। हम जल्दी मिलेंगे, जल्दी से फिर हम और हमारे समाज, हमारा देश जो है वो उन्नति के मार्ग पर चलेगा। अभी थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, आप सब खुश रहें, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं पुनः हाजिर होऊंगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।